नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, एसएससी जीडी की जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी वो आ चुकी है और उनकी संपूर्ण जानकारी लेकर के लिए हम आए हैं आपके लिए। और एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 25,487। ध्यान से सुनिएगा, 25,487 पदों पर नोटिफिकेशन कल बीते हुए दिन में जारी हो चुका है। और बहुत सारे छात्रों का कहना भी होगा, सुझाव भी आप देंगे हमें कि वीडियो आपका लेट बना। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। याद रखना है, देर आए दुरुस्त आए। एसएससी जीडी भर्ती 2026 कुल पद 25,487। तो इसमें हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है आपको और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने से लेकर के फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वरीयता क्रम, आयु, रिजर्वेशन, पदों की संख्या, तो पूरा ब्यौरा हम यहाँ पर जानेंगे। तो नोटिस जारी हो चुका है कल, अर्थात बीते हुए दिन में 1 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया है। और उसी दिन से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 31/12/2025 तक ये चलने वाला है फॉर्म। याद रखिएगा, 1 दिसंबर से आपको फॉर्म भरने की डेट दी गई एसएससी के द्वारा और 31 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो लास्ट डेट है 31/12/2025 की रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, भी आपको याद रखना। लेकिन आपको तब तक इतना इंतजार नहीं करना है और फॉर्म बहुत जल्दी भरना है। आपको नजदीकी केंद्र पर जाइएगा, अपने आप से भरिएगा जहां भी जाइएगा। और लास्ट डेट क्या है याद रखिएगा, फीस की सबमिशन की, तो 1/1/2026 1 जनवरी आगामी वर्ष 1 जनवरी 2026 को रात्रि 11 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और जो करेक्शन की डेट है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आयोग के द्वारा यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि करेक्शन की डेट आपके लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक रात्रि 11 बजे तक आपको मौका दिया गया है। अगर कोई त्रुटि हुई है, पहली बार तो आप प्रयास करिएगा कोई त्रुटि ना हो, फॉर्म अपने आप भरवाइएगा, बैठ के भरवाइएगा। और ओटीआर तो आपका हो ही चुका होगा, नहीं हुआ तो आप तत्काल पहले ओटीआर करिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो संभावित परीक्षा की तिथि है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम आपका नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होनी है। और संभावित है फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक परीक्षा आपको देने को मिलेगी। अपनी पूरी तैयारी में आप जुट जाइएगा। अगला जो पेज है उसमें जानकारी आपको दी गई है, पे स्केल क्या है और वैकेंसी क्या है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है और 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो यहाँ पर है उनके लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो पहला तो जो पे लेवल है 3 है, यहाँ पर 21,700 से 69,100 फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पदों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अब हम वैकेंसी की बात करेंगे। जो पदवार यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए 78 वैकेंसी है, 78 याद रखिएगा। और एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनजातियों के लिए 58 पद यहां पर सृजित किए गए हैं। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए बीएसएफ में 113 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 53 वैकेंसी यहां पर दी गई है। और अदर में 222 पोस्ट यहां पर रखी गई है, याद रखिएगा। मेल का बता रहे हैं, पुरुष वर्ग का। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में मेल के लिए 1918 वैकेंसी है, याद रखिएगा। मेल एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए 1391 वैकेंसी यहां पर है। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2,958 पद यहां पर सृजित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके लिए 1,321 पद सृजित किए गए हैं। और अदर में 5,547 पदों को रखा गया है। अगली जो कैटेगरी यहां पर है, मैं मेल का बोल रहा हूं यहां पर, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए, एससी के लिए मेल में 870 पद हैं। एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब जनजाति समुदाय के लिए 32 पद हैं। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1,343 पद सृजित किए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 598 पद सृजित किए गए हैं। और याद रखना यहां पर एसएसबी के लिए यहां पर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए मेल में 257 पद हैं
और एसटी के लिए 167 पद है, ओबीसी के लिए 412 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 176 पद है और अदर में 752 पद यहां पर सृजित किए गए। आईटीबीपी भारत जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर फोर्स लगती है, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, तो उसके लिए 146 पद यहां पर सृजित किए गए एससी के लिए और एसटी के लिए 139, ओबीसी के लिए 219 और ईडब्ल्यूएस के लिए 109 और अदर जो अदर है उसके लिए 486 पद है। एआर याद रखना है, इसके लिए 161, 320 और 278, 157 और 658 पद यहां पर सिद्ध किए गए हैं। तो बीएसएफ में कुल जो टोटल पद यहां पर हैं 524 हैं और मेल के लिए, और सीआईएसएफ के लिए 1000 याद रखना है 13,135 पद हैं सीआईएसएफ में, और सीआरपीएफ में है 5366 पद और एसएसबी में है 1764 पद और आईटीबीपी में है 1099 पद और लास्ट में एआर को रखा गया है 1556 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहां पर फीमेल कैटेगरी के बारे में दिया हुआ, यह भी आपको याद रखना है। एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए यहां पर बीएसएफ का ब्यौरा है 5, 49, 92 और 616। सीआईएसएफ के लिए फीमेल कैटेगरी के लिए 205 पद है एससी के लिए, एसटी के लिए है 152 पद, ओबीसी के लिए 326, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन में अगर फीमेल कैटेगरी कोई कैंडिडेट है तो 150 पद आपके लिए है और यूआर अदर के लिए 627 पद रखे गए। टोटल यहां पर है 1460 पद सीआईएसएफ में महिला वर्ग के लिए और कुल पद यहां पर रखे गए हैं ग्रांड टोटल पद जो है 14,595। ये भी आपको याद रखना है। तो कैटेगरी वाइज यहां पर दिया हुआ है, मेल का यहां पर दिया है, फीमेल का यहां दिया है। आरक्षण का प्रावधान भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किस वर्ग में कितने पदों पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। एसएसएफ के लिए यहां पर एससी के लिए 3 पद हैं, सबसे ज्यादा बच्चों की चॉइस एसएसएफ ही रहती है। और यहां पर अगर हम बात करें एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं और अदर में 10 पद हैं और कुल मिला के यहां पर टोटल पद रखे गए हैं 23। ये भी आपको याद रखना है। टोटल वैकेंसी भी यहां पर दी हुई है जो कि कुल वैकेंसी है 25,487। ये सभी पदों को मिला के यहां पर ब्यौरा दिया गया है और टोटल जो ब्यौरा है यहां पर एक एक करके श्रेणी में सभी कैटेगरी को अलग अलग कर डिवाइड करके यहां पर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर एप्लीकेशन फी 100 रुपए का शुल्क आपसे लिया जाएगा। 100 रुपए का शुल्क आपसे लिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो फीस है ये आपको कैंडिडेट को पे करनी 1/1/2026 अर्थात आने वाले वर्ष में 1 तारीख को 2026 में 23 बजे मतलब अर्थात 11 बजे तक आपको जमा कर देना है हर हाल में, और तब तक आपको इंतजार नहीं करना है बल्कि पहले फीस जमा कर देनी है। आगे इसमें एज लिमिट दी हुई है, यह भी आपको याद रखना है। और आयु की गणना कब की जाएगी? 1/1/2026 को, याद रखिएगा 1/1/2026 को आयु की गणना की जाएगी। आयु की सीमा क्या है? 18 वर्ष से 23 वर्ष। 18 वर्ष से 23 वर्ष है आरक्षित वर्ग को छोड़ करके। अनारक्षित के लिए 18 से 23 वर्ग रखी गई, बाकी कैटेगरी वाइज आरक्षण का प्रावधान भी एज में किया गया है। तो जो एससी कैटेगरी के और एससी और एसटी के लिए इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 18 से 23 वर्ष की आयु जो एज लिमिट है उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एससी और एसटी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अपने वो प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करता है, तो उसको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने की बात यहां पर कही गई है, याद रखिएगा। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके परिवार का कोई व्यक्ति या उसका वो आश्रित है जो 1984 के सिख दंगों में मारा गया हो, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो 5 वर्ष का आरक्षण यहां पर आपको दिया जाएगा। 5 वर्ष का आरक्षण आयु सीमा में दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और यहां पर दिया है चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स। ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई है और उसने अपने किसी परिजन को खोया है, उसका वह आश्रित है, सिख दंगे जो दिल्ली में हुए थे 1984 में, तो वहां पर उसको आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी।
और अगर इस कैटेगरी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो एससी और एसटी से संबंधित है, 1900 सिख दंगे जो 1984 में हुए से उनका पीड़ितों का कोई आश्रित है, तो उस बच्चे को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन। याद रखना है आपको कि इसमें दिया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन पेपर आपको देना है। पेपर के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के बाद आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो आप अभिलेख प्रस्तुत कर रहे हो उसको उसकी प्रमाणिकता सिद्ध की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर दिया हुआ है आयु जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 10 या उसके समकक्ष भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कक्षा 10 पास व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहां पर दिया है सर्टिफिकेट कैटेगरी। इसमें दिया है कि अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो आपको कुल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स हैं जिसने का एग्जाम आपका करवाया जाएगा, उसमें 5% आपको लाभ दिया जाएगा सी प्रमाण पत्र पर। जो बी प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी होंगे, जिनको बी प्रमाण पत्र मिला हुआ है, उनको 3% का लाभांश दिया जाएगा, और जो एक सर्टिफिकेट प्राप्तकर्ता विद्यार्थी हैं, आवेदनकर्ता छात्र हैं, उनको 2% पूरे जो टोटल एग्जाम के मार्क्स हैं उनमें 2% का वेटेज उनको दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले तो आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद सारी फॉर्मेलिटी आपको ऑनलाइन ही पूरी करनी है। ऑफलाइन मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से परीक्षा भी आपकी होगी और ऑनलाइन तरीके से आवेदन भी आपका स्वीकार किया जाएगा ओटीआर के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो यहां पर दिया है पार्ट, सब्जेक्ट दिए हैं, नंबर भी दिए, मैक्सिमम और ड्यूरेशन टाइम अलाउड भी दिया हुआ है। तो टोटल आपको 60 मिनट यहां पर मिलेंगे, ये भी याद रखना आपको। और यहां पर दिया हुआ है पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहां पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 20 और इनके मार्क्स होंगे आपके लिए 40। याद रखना है, क्वेश्चन 20 है और मार्क्स यहां पर 40 है। सेकेंड पार्ट में दिया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान से यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 20 और इसके लिए भी मार्क्स दिए गए हैं 40। और यहां पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, तो गणित के यहां पर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे। हिंदी या इंग्लिश, याद रखिएगा, हिंदी या इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके लिए मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 40। ये भी आपको याद रखना है। ऑनलाइन एग्जाम होना है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिएगा। और 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय आपको मिलने वाला है परीक्षा हाल में, याद रखना आपको। और ये कुछ यहाँ पर भाषाएं दी हैं, उन भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। 13 स्थानीय भाषाओं में भी प्रश्न पत्र आपको मिल सकता है, जिसका ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी दिया हुआ है, जिसको पीटी बोलते हैं। 5 किलोमीटर अर्थात 5000 मीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है, याद रखना आपको। और यदि आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। यहां पर मेल कैंडिडेट को ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर की दौड़ अर्थात 5000 मीटर 24 मिनट में दौड़ आपको पूरी करनी है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट का समय एसएससी के द्वारा आपको दिया गया है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट कितनी 170 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है, हाइट है, उसमें छूट भी दी हुई है, याद रखना आपको। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 162.5 ये पुरुष वर्ग के लिए है, और महिला वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, यहां पर आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट अगर कोई पूर्वोत्तर भारत का रहने वाला है तो उसके लिए 157 पुरुष के लिए है और महिला के लिए 147.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए,
याद रखना है आपको। और इसमें दिया हुआ है कि ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, अगर कोई ऐसे मतलब पूर्वोत्तर के किसी छावनी परिषद या उस रीजन से रहने वाला है तो उसके लिए आयु सीमा में 160 और 147.5 सेंटीमीटर, मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो मराठा, डोगरा, कुमायूनी इन क्षेत्रों का रहने वाला है तो उसको भी छूट दी गई 165 सेंटीमीटर की हाइट उसकी होनी चाहिए मेल में और 155 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए भी याद रखना। इसमें जम्मू कश्मीर भी दिया हुआ है, लद्दाख भी दिया हुआ है, आसाम भी दिया हुआ है और स्टेट और यूटीज मतलब इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का ब्यौरा भी दिया हुआ है। आगे इसमें देखेंगे अगर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का इसमें मेंशन है, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, सिक्किम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, तो इसके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए दिया हुआ है। और आगे आपको याद रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट दार्जिलिंग का है या डिस्ट्रिक्ट ऑफ नामिनली दार्जिलिंग या उसके आसपास के क्षेत्र का रहने वाला है तो उसके लिए या उसकी कोई सब डिवीजन उप क्षेत्र का रहने वाला है तो वहां पर 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चेस्ट के लिए दिया हुआ है कि 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां पर दिया अनएक्सपेक्टेड ऑल कैंडिडेट जो है बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं जनजाति समुदाय के मेल वाले उनके लिए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पर होना चाहिए, याद रखना आपको। आगे इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमायूनीज, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग ऑफ द स्टेट यूटीज, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो उनके लिए 78 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं हीलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इसमें स्टेट दिया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, गोरखा ट्यूटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, तो उनके लिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको याद रखना है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, तो जो अपनी पहचान का प्रमाण पत्र, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी भी ले सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसका अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो लास्ट का पेज है, वरीयता क्रम। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल रहता है कि कौन सी चॉइस भरी जाए, पहले पर क्या भरे, दूसरे पर क्या भरे, तो यहाँ पर चॉइस आपके लिए दी गई है और इसको बहुत ध्यान पूर्वक आपको भरना है। जब भी एग्जाम के लिए आप जाएं, फॉर्म भरवाने जाएं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपके लिए है। बीएसएफ के लिए ए दिया हुआ है, बीएसएफ का मतलब है कि अगर आप बीएसएफ में पोस्टिंग पाते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आपको सेवा देनी है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको सेवा देनी है। अगर सीआईएसएफ आप चाहते हैं तो उसमें बी आपको भरना है, फिल करना है। और सीआईएसएफ के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो पोस्टिंग होती है, ज्यादातर एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, एनटीपीसी है, पार्लियामेंट है, मेट्रो है, वीवीआईपी सिक्योरिटी है, जितने औद्योगिक प्रशिक्षण वाले संस्थान है या औद्योगिक संस्थान है उन पर इसकी पोस्टिंग होती है। और सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स है केंद्रीय सुरक्षा बलों में, तो अगर किसी राज्य में लैंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होता तो वहां सबसे पहले सीआरपीएफ ही भेजी जाती है। और सीआरपीएफ ज्वाइंट एक्सरसाइज आर्मी के साथ भी करती है और तमाम जो फोर्स है, तो सबसे जो मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य है वैसे सबका है, लेकिन सीआरपीएफ का थोड़ा ज्यादा है, आपको याद रखना है। एसएसबी इसकी जो पोस्टिंग है वो भारत भूटान बॉर्डर पर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर है, पूर्वोत्तर से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार राज्यों में इनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। आईटीबीपी इनको हिमवीर भी कहा जाता है, तो इनकी पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी, इंडो चाइना बॉर्डर पर, ये भी याद रखना, इंडो चाइना बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। और असम राइफल्स में आपको पूर्वोत्तर भारत में ही कहीं पर पोस्टिंग मिलने की संभावना रहेगी। और सबसे सही क्या माना जाता है, एसएसएफ, याद रखिएगा। अगर आप आगे की नौकरी चाहते हैं, आगे अपनी पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, तो ये वाला जो कॉलम है इसको आप बहुत सोच समझ के भरेंगे। आपको जानकारी हमारी कैसी लगी,
आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा और बहुत जल्दी इसके लिए हम एक बैच भी लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।